हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक हमारे पास है कोरल रीफ। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रवाल भित्तियां। अब ये टॉपिक हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर्स में देखा जाए यूपीएससी इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछता है। रीजन क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा जुड़ा हुआ है ये एनवायरनमेंट से भी, और जो चीज एनवायरनमेंट में आ जाती है एग्जामिनर उसे बच्चों की लेटेस्ट नॉलेज की जानकारी के लिए, जांचने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है। तो कोरल रीफ क्या होते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसी क्लास में टाइम अगर बचता है तो बच्चों हम लेके चलेंगे आपको नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में यानी कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ बातें हैं थोड़ी सी फैक्चुअल टाइप की हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट न्यूज से यानी करंट अफेयर से जुड़ती हैं। एग्जामिनर उस पर बच्चों की नॉलेज को जांचने के लिए कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स। पहले मैं डिसाइड करूंगा कि पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। सबसे पहले इसको डिफाइन किया जाएगा बच्चों। डिफाइन यानी इसका अर्थ जानेंगे हम। फिर उसके बाद इसके बनने की कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कोरल रीफ कहां कहां बनेगी, कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, कंडीशंस, शर्तें। फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स की कोरल रीफ्स होती हैं, यानी कि प्रकार पढ़ेंगे हम। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंडीशंस हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चों, पहला पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं इसको, तो हम कहते हैं कि कोरल रीफ क्या है। ये जो सी ऑर्गेनिजम्स हैं, सी ऑर्गेनिज्म यानी समुद्री जीव जिनकी जो बॉडी है, शरीर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिनकी बॉडी, शरीर की आउटर कवरिंग या हम कहें कि पूरी बॉडी, ठीक है, बाहर वाली बनी है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से। इसे कहा जाता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनकी बॉडी के अंदर है, इनकी बॉडी के बाहर भी है आउटर कवरिंग। जैसे हम बात करें एग शेल, अंडे का कवच, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है या ये ऑर्गेनिज्म है ये मरते रहते हैं, यानी कि डेड, मर जाते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं एक ही जगह पे। बहुत सारे छोटे छोटे सी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है मरते रहते हैं और कलेक्ट होते रहते हैं, कलेक्टेड एट वन प्लेस, या एक प्लेस पे इकट्ठे हो जाते हैं अपने आप ही। तो उसके बाद धीरे धीरे वहां पे रॉक्स बन जाती हैं, छोटी छोटी रॉक्स, उन्हें ही कहा जाता है कोरल रीफ्स। यानी जो रॉक्स बनी हैं उसे हम कह देते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स का मतलब है प्रवाल भित्तियां, और इसे हम हिंदी में कहते हैं मूंगा चट्टाने, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपकी बात यहां पे क्लियर हो जाती है कि जो सी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी, डेड होते चले गए ऑर्गेनिजम्स, बॉडी इकट्ठी होती चली गई और क्या बन गया, कोरल रीफ बन गया। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को क्या कहा जाता है, तो पोलिप कहा जाता है, पोलिप। इन्हें पोलिप भी कहते हैं, पोलिप। हिंदी इंग्लिश में नाम सेम रहता है बच्चों, पोलिप। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या होता है और साथ साथ आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम लेके चलते हैं आपको आगे कि कंडीशंस क्या है बनने की, कंडीशंस क्या है बनने की। तो कुछ 4-5 कंडीशंस हैं, उन पे ज्यादा जोर लगाएंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स। उम्मीद करता हूं आपने साथ साथ यहां तक नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, अब हम साथ साथ आप नोट करते रहिएगा।
कोई पॉइंट छोड़िएगा ना, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं क्लासेस में। देखें, कंडीशंस की बात की जाए, छोटी मोटी 5-6 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन की बात करूं मैं, तो जो सी हो, कौन से सी में मिलेंगे ये, कौन से सी में, यानी कि सी इनके लिए होना चाहिए ट्रॉपिकल सी, ट्रॉपिकल सी होना चाहिए, टेम्परेट सी में नहीं बनेंगे। अब ट्रॉपिकल सी का मतलब क्या है कि 0 डिग्री से, यानी कि ये हमारी अर्थ होगी बच्चों, ये होगा 0 डिग्री यानी इक्वेटर, ये होगा 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और ये बच्चों 35 डिग्री साउथ। तो 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ के बीच में, या हम अगर इसकी मेजोरिटी की बात करें कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, तो हम बात करते हैं इसकी ज़्यादा मेजोरिटी की कि 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ वाले एरिया में ज़्यादा मिलते हैं ये, यानी 25 डिग्री साउथ, 25 डिग्री साउथ और 25 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को कहते हैं हम, इस एरिया में जो सी है उसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल सी, या हम बात करें ट्रॉपिकल ओशियन, ट्रॉपिकल ओशियन। तो ट्रॉपिकल ओशियन यानी कि उष्णकटिबंधीय महासागरों में ज्यादा मिलते हैं ये। तो पहली कंडीशन क्या होगी, उष्णकटिबंधीय महासागरों में ही ये होते हैं। अगर आपको नाम ना दिया जाए महासागर यानी कि ओशियन का, तो आप याद रखें 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ के बीच में जो ओशियंस हैं उन्हें ट्रॉपिकल ओशियन कहा जाता है, ठीक है। अब सेकंड बात क्या है कि वाटर क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, फ्रेश वाटर यानी कि जल स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ जल। अगर धूल मिट्टी उसके अंदर क्या है, सोयल होएगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे या पोल्यूटेड सब्सटेंसेस होंगे, तो ये पॉलिप वहां पे नहीं बन पाते हैं, ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है एक तरीके से, और ग्रोथ रुकेगी तो कहीं कहीं पहले ही मर जाएंगे, कुछ बाद में मरेंगे, तो एक जगह सेट नहीं हो पाते। स्वच्छ जल का होना जरूरी है, मैंने आपको ये बताया। सेकंड, अगर बात की जाए टेम्परेचर की, टेम्परेचर जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए उस समुद्र का, उस ओशियन का, तब जाके ये जो पोलिप हैं हमारे ये सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। अगर इसमें टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए, आप बताएंगे 65 डिग्री फ़ारेनहाइट और 70 डिग्री, लगभग 75 डिग्री के आसपास फ़ारेनहाइट होना चाहिए टेम्परेचर। 65 से 75 डिग्री या लगभग हम कहें कि 70 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में चलेगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पूछा जा सकता है, फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है। अब हमारी 3 कंडीशंस हो चुकी हैं, अब हम बढ़ते हैं चौथी कंडीशन की ओर। चौथी कंडीशन क्या है, वो है हमारी डेप्थ, कि सी की डेप्थ कितनी होनी चाहिए समुद्र की, वो डेप्थ होनी चाहिए बच्चों 200 मीटर से लेके 250 मीटर के बीच में, यानी कि अगर मीटर में डेप्थ देखें 200 मीटर से लेके 250 मीटर के बीच में डेप्थ होनी चाहिए। मीटर की बात की जाए फीट की बात करते हैं यहाँ पे, 200 फीट से 250 फीट होनी चाहिए, ठीक है, फीट की। इसे मीटर में कन्वर्ट करें लगभग आप कहेंगे कि 77 मीटर के आसपास इसकी गहराई चलेगी, ठीक है। यानी कि आपसे दोनों डायमेंशन पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे फीट में, अगर तो फीट में लेके चलेंगे आप 200 से 250 फीट, अगर आप मीटर में लेके चलेंगे तो अप्रोक्स 77 मीटर, या आप कहेंगे कि सर 60 मीटर से स्टार्ट कर दो और 77 मीटर के बीच में रख दो गहराई को, वहां पे ये ज्यादा बनेंगे, ठीक है। ये इसकी 4th कंडीशन थी। 5th कंडीशन की बात की जाए तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे हम लेके चलेंगे बच्चों क्या भाई, हम यहाँ पे लेके चलेंगे 5th पॉइंट, यहाँ पे सैलिनिटी, लवणता, सैलिनिटी लवणता। अब सैलिनिटी लवणता कितनी होनी चाहिए भाई, सैलिनिटी लवणता यानी कि प्रेजेंस ऑफ सोल्ट्स कितने % होने चाहिए वाटर के अंदर, तो हम कहते हैं कि 25% से लेकर 30% तक होने चाहिए सोल्ट,
25% से लेकर 30% सोल्ट होना चाहिए उसके अंदर। इससे कम या ज़्यादा होता है तो ये जो हमारे पोलिप हैं, यानी कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो एक ही टाइम पे आके नहीं मरेंगे, कुछ कहीं कभी मर रहे हैं, कभी कुछ कहीं मर रहे हैं। टाइम पीरियड सेम नहीं है, जगह सेम नहीं होने की वजह से जो कोरल रीफ्स है ये नहीं बन पाएंगे फिर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो आगे हम चलते हैं। ये तो हमारी 5 कंडीशंस थी, ये पांचों कंडीशंस आपने याद रखनी है, बहुत ध्यान से एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अब हम टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है ये है बच्चों टाइप्स, यानी कितने टाइप्स की प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स होते हैं और इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स यानी कि प्रकार। अब प्रकार में बेसिकली 3 टाइप की हैं। तो एक तो मैं बता के चलूंगा कि भैया ये टाइप है और इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको सिंपल टाइप याद रखनी है। तो पहला हेडिंग डालिए बच्चों आप टाइप में फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग FRINGING, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ को बच्चों कहा जाता है तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। इसे बच्चों तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। अब यानी कि ये कहां बनेगी, कोस्ट के आसपास बनेगी, कोस्ट के आसपास यानी कि नियर कोस्टल एरिया। फॉर्मेशन कहां होती है बच्चों इनकी, नियर कोस्टल एरिया होती है। फॉर्मेशन नियर कोस्टल एरिया यानी तटों के आसपास होती है इसकी फॉर्मेशन, तटों के आसपास निर्माण, तटों के आसपास, तटों के साथ साथ लिख लें, तटों के साथ साथ निर्माण होता है इसका। जैसे ये मान लो एक तरीके से ये वाला हिस्सा सारा पानी वाला है बच्चों इस साइड, और ये कोस्टल लाइन है डार्क वाले। तो ये कहां पे बनेगी कोरल रीफ, यहां बन गई, यहां बन गई, यहां, यानी कोस्ट के आसपास बन गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम एग्जांपल देना चाहेंगे भारत में मन्नार की खाड़ी यानी कि बे ऑफ मन्नार। बे ऑफ मन्नार जो है श्रीलंका के पास भारत के बीच में है बे ऑफ मन्नार। तो मन्नार की जो खाड़ी है उसमें जो प्रवाल भित्ति है बच्चों यानी कोरल रीफ, वो कौन से टाइप की है, वो टाइप है तट वाली यानी कि कोस्टल वाली। तो मन्नार की खाड़ी। आपसे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको मैच द फॉलोइंग यानी कि मिलान करने के लिए कहा जा सकता है कि बताइए मन्नार की खाड़ी किस टाइप की, या हम कहें बे ऑफ मन्नार में जो कोरल रीफ मिलेगी किस टाइप की है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि भैया वो फ्रिंजिंग रीफ है। ठीक है, अब बच्चों ये तो बच्चा भी समझ जाएगा, तटीय प्रवाल भित्ति हिंदी नाम सीखेंगे, तटों के साथ साथ बनती है यानी कोस्टल एरिया के नियर अराउंड बनेगी। अब इसके अलावा सेकंड हमारी आती है बच्चों बैरियर रीफ, बैरियर। इतना बच्चा नोट कर लिया साथ साथ। सेकंड देखें, छोटा सा टॉपिक है बच्चों ये वाला और इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके कंडीशंस को लेके और टाइप्स को लेके। देखें सेकंड हमारा बैरियर रीफ। अब बैरियर रीफ क्या है, बैरियर रीफ, बैरियर रीफ की बच्चों बात की जाए ये कहां बनेगी, ये बनेगी फार फ्रॉम कोस्टल एरिया, फार फ्रॉम कोस्टल एरिया यानी कि जो हमारा तट है तटों से दूर बनती हैं, ये तटों से दूर बनेंगी, तटों से दूर इनका निर्माण होता है। सेकंड आगे अगर बात की जाए तो हम कहते हैं बच्चों कि यहां पे देखिएगा ये एक ओशियन हो गया इस तरफ वाला सारा का सारा, अब बीच में देखो यहां पे कोरल रीफ बन जाते हैं इस जगह पे,
और ये वाला जो एरिया बीच में है जिसको मैंने स्क्वायर से बनाने की कोशिश की है, यहां पे बन जाती है लेक, यहां पे लेक बन जाती है और यहां पे कोरल रीफ बन जाती है। ठीक है, कई बार उल्टा भी हो जाता है लेकिन तटों से दूर बनती हैं ये तट से दूर होगी, इसे कहते हैं बैरियर रीफ। इसे हम कहेंगे बैरियर रीफ, बैरियर रीफ कहा जाएगा बच्चों इसे। और जो लेक बनी है इसे कहा जाएगा लैगून लेक, इसे कहा जाएगा लैगून लेक, लैगून झील, लैगून लेक, लैगून झील कहा जाएगा। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या है? इस एग्जाम्पल एक ही है फेमस, आपके एग्जाम में पूछा गया है बार बार कि ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पे है? तो बच्चों ये है, एक तो नाम से मतलब है कि बैरियर रीफ टाइप में है, और यहां से कुछ जानकारी मिलेगी कि ये है ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, तो हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आपसे पूछा जाए किस टाइप की रीफ है, तो नाम से जानकारी मिल रही है कि बच्चों ये है ग्रेट बैरियर रीफ, मतलब बैरियर रीफ है। अब इसके अलावा थर्ड टाइप हमारी आती है एटोल लीफ। तो यहां तक आपने नोट कर लिया बच्चों, चलते हैं आगे। एटोल लीफ, एटोल देखें, थर्ड टाइप की रीफ एटोल रीफ, एटोल रीफ हिंदी में कहा जाता है इसको घोड़े की नाल के आकार की प्रवाल भित्ति, घोड़े की नाल के आकार की प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। हिंदी में इसका इतना बड़ा नाम है बच्चों, लेकिन आजकल ये हिंदी में ना पूछ के एटोल ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से हिंदी देवनागरी लिपि में एटोल। अब ये क्या है आपको पता है कि घोड़े की नाल के आकार की प्रवाल भित्ति है, इस तरीके से यू शेप के अंदर ही प्रवाल भित्ति बन जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो यू तरीके से प्रवाल भित्ति बन जाती है। और ये क्या है पूछा जाता है कहां पे बनती है, तो हम एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, ये बनती है फिजी एटोल। फिजी एक जगह है बच्चों, फिजी, तो वहां पे उस कंट्री में, फिजी एक कंट्री भी है, फिजी जो कंट्री है वहां पे जो बनेगी उसे कहेंगे फिजी एटोल। उस प्रवाल भित्ति का नाम हमने रख दिया फिजी एटोल। ठीक है, अब इसके अलावा फनाफूटी, फनाफूटी जो एटोल है वो भी किस टाइप का है? वो भी इसी टाइप का है, एटोल रीफ का। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहां बनेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये कोई एक मान लीजिए क्या है, आइलैंड है, तो आइलैंड के चारों ओर, आइलैंड के चारों ओर जो रीफ बनती हैं उसे हम कहते हैं एटोल रीफ। यानी कि ये बनती हैं आइलैंड्स के चारों ओर, आइलैंड्स के चारों ओर बनती हैं, फॉर्मेशन होती है आइलैंड के चारों ओर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि ऐसी कौन सी कोरल रीफ है जो कि आइलैंड के चारों ओर बनती है, तो बताएंगे कौन सी भाई, एटोल। आइलैंड के तटों के कोस्टल एरिया के पास बनेगी तो पहले वाली फ्रिंजिंग, और दूर बनेगी तो बताएंगे ग्रेट बैरियर रीफ। एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में पाई जाती है, ये मान लो। ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए, ये ऑस्ट्रेलिया का मान लो मैप है, तो पूरी इस तरीके से फैली हुई है, इस तरीके से फैली हुई है कौन सी भाई, ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। अब हम बात कर सकते हैं बच्चों कि भारत में कहां कहां पाई जाती हैं, और एक क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल, उसके बारे में बात हम करेंगे। देखिए भारत में पाई जाती है बे ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में, तो हम यहाँ पे करेंगे बात भाई कहाँ मिलेंगी भारत में, इन इंडिया। तो दो जगह तो बच्चों आपको पता ही चल चुकी हैं, एक तो है बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल के पास, एक है बे ऑफ कच्छ, एक है बे ऑफ मन्नार। यानी कि तीन चार आपको याद रखने पड़ेंगे।
तो लिख लेते हैं बच्चों एक बार। तो हेडिंग डालिए इन इंडिया। इन इंडिया, इंडिया में कहां कहां मिलेंगे। पहला आ गया बच्चों बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में, बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में हो गया। सेकंड हो गया बे ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में गुजरात के पास, बे ऑफ कच्छ, ठीक है। थर्ड हो गया बच्चों अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड पे बच्चों ये मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए फोर्थ, तो फोर्थ हम कहेंगे बच्चों लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है वहां भी ये मिलेंगे, ठीक है। हुई बच्चों बात क्लियर। तो इस 4 जगह के अपने नाम याद रखने हैं जहां जहां पे इंडिया में कोरल रीफ पाई जाती हैं, और यहीं पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक बात आपको क्लियर हुई। तो अगर हम आगे चलें तो ये हमारा कोरल रीफ का टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, और हम स्टार्ट कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स। देखो बच्चों, आपके एग्जाम को देखते हुए, टाइम कम देखते हुए हमारे पास स्ट्रेटजी बन जाती है कि हम टू द पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे कवर करें, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम कवर करें, और कवर करने के बाद हमारा उसी पे ज्यादा ध्यान रहे। तो बीच में मैं अब नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए, देखो पूरा तो मैं नहीं पढ़ा रहा नॉर्थ अमेरिका, चीजें बहुत सारी नॉर्थ अमेरिका में हैं। देखिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं हमें पता होना चाहिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम स्किप करेंगे, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा उसको हम लेके चलेंगे। तो अब इसी कड़ी में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से जुड़ी कुछ बातें। ऐसे हर कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई बातें पढ़ेंगे, कुछ कुछ बातें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले इंडियन ज्योग्राफी। हल्का फुल्का कोई टॉपिक बच जाता है कहां से, पिछली ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से, उसे इंडियन ज्योग्राफी के साथ में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग डालिए आज से नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के हम फैक्चुअल बातें पढ़ रहे हैं, तो एक एक बात मैं बोर्ड पे आपको समझा दूंगा और साथ साथ आप लिखते भी रहेंगे। देखिए हेडिंग डालिए नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है ये नॉर्थ अमेरिका। इसके 5-6 पॉइंट्स हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, एरिया में पोजीशन कौन सी है, एरिया में पोजीशन इसकी 3rd पोजीशन है, यानी कि इससे बड़े 2 कॉन्टिनेंट्स और हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, 3rd पोजीशन है बच्चों। टोटल कंट्री 23 हैं, फैक्चुअल बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम कवर करें। टोटल कंट्री इसके अंदर 23 हैं बच्चों। फिर हम बात करें 3rd फैक्ट की, तो डिस्कवरी किसने की थी, तो बच्चों पता ही है, नाम किसने रखा ये भी पता चल जाता है। लेकिन ये पॉइंट याद रखें, इसमें एक कंट्री आती है यूएसए, एक आती है कनाडा, इसको कहते हैं कनाडा, ठीक है। छोटा पंजाब बन चुका आज के टाइम में, ये काफी सिख कम्युनिटी वहां पहुंच चुकी है। तो इसके बीच में यूएसए और कनाडा के बीच में जो डिवीजन लाइन है वो 49 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 49 डिग्री नॉर्थ है डिवीजन लाइन, और ये सबसे लंबी सीमा रेखा है, यानी कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन बिटवीन 2 कंट्रीज, लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन बिटवीन 2 कंट्रीज है ये, लाइन बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है। किसी भी 2 कंट्री के बीच में सबसे बड़ी डिवीजन लाइन है ये, 2 कंट्रीज, COUNTRIES, 2 कंट्रीज, ठीक है। 49 डिग्री नॉर्थ आप याद रखें, और इसमें याद रखें आप पनामा कैनाल, पनामा कैनाल, यहां बच्चों बनाता हूं मैं पनामा कैनाल, ये पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल। इस पे क्वेश्चन आता है कि पनामा कैनाल जो है ये किन किन को जोड़ रही है, तो हम कहेंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को, यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ती है ये, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है ये, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है, और कौन से ओशियंस को करती है उसकी बात हम करें
तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है ये, पैसिफिक ओशियन को। मैंने पॉइंट नीचे लिखा है ये वाला, ये क्या है, पनामा कनाल से जुड़ा हुआ है। पनामा कनाल नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ रही है, इस साइड से अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को भी जोड़ रही है। ये हम कह सकते हैं कि पनामा कनाल नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में है, ठीक है। इस साइड देखा जाए तो क्या आएगा, अटलांटिक ओशियन एस की शेप में, इस तरफ आएगा पैसिफिक ओशियन, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए हैं जो कि जुड़े हुए हैं किससे भाई, नॉर्थ अमेरिका से। अगली 1-2 क्लास में हम सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर कर लेंगे, फिर हम आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पर, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।